ओके जी, लास्ट सेक्शन 129 पढ़ रहे थे, एक बार उसको रिवाइज कर रहे हैं, उसके आगे चलते हैं फिर उसके बाद। 129 सेक्शन क्या बोलता है? अगर रास्ते से गुड्स जा रहा है, गुड्स इन ट्रांजिट है, ठीक है। जब ये ट्रांजिट की बात कर रहा है, जब गुड्स इन ट्रांजिट है और ट्रांजिट के दौरान गुड्स को किसी ऑफिसर ने पकड़ा है, क्योंकि ऑफिसर के पास पावर है, वो किसी भी कन्वेंस को बीच में इंटरवीन कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिसर पकड़ के आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेगा, बिल मांगेगा, ईवे बिल मांगेगा। उस केस में उसको पता लगता है कि ये जो गुड्स जा रहे हैं, ये गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन जा रहे हैं, है ना। ऐसे केस में उसके पास पावर है डिटेन और सीज करने का। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना। तो ऑफिसर क्या करेगा, उन गुड्स को प्लस कन्वेंस दोनों को, गुड्स को भी सीज कर लेगा और कन्वेंस को भी सीज कर लेगा। सीज करने का मतलब एक बार रोक के रखेगा वो, और फिर वो बोलेगा कि भैया आपने टैक्स चुराने की कोशिश की है। किसको बोलेगा? ऑफिसर। ऑफिसर ड्राइवर को बोलेगा। ऑफिसर ड्राइवर को बोलेगा कि आपने या फिर जिसने भी गुड्स आपके थ्रू भेजे हैं उसने टैक्स चुराने की कोशिश की है, तो मैं आपको गुड्स छोड़ दूंगा अगर आप ये पेनल्टी का पेमेंट कर दोगे तो। अब वहां पे बात आती है, पहले ड्राइवर को पूछा जाएगा कि भाई ओनर कौन है गुड्स के, मेरे भी बात कराओ ओनर से। अगर ट्रक ड्राइवर ओनर से बात करवा देता है और ओनर ये एडमिट कर लेता है कि ये गुड्स मेरे हैं, जो भी पेनल्टी बनती है मुझे बताओ, मैं पेनल्टी दूंगा और गुड्स को छोड़ दो। तो ऐसे केस में पेनल्टी देनी है उसको, ओनर को। कितनी देनी है? टैक्स तो जो बनता है वो देना ही देना है, साथ में टैक्स का 100% भी जमा कराना है उसे, ठीक है, पेनल्टी के तौर पे। तो ये एग्जाम्पल के साथ अपने कर भी लिया था। उसके बाद अगर मान लो एग्जेम्प्टेड गुड्स है, तो ना तो टैक्स होगा ना टैक्स का 100% कुछ होगा। इसलिए उन्होंने बोला कि एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में वैल्यू ऑफ गुड्स का 2% दे देना, या फिर मैक्सिमम 25,000 रुपए हम आपसे लेंगे, ठीक है। वहां पे क्योंकि टैक्स इवेजन की तो कोई बात ही नहीं ना एग्जेम्प्टेड गुड्स में, पर वहां पे भी आप चोरी कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से नहीं भेज रहे हो, तो वहां पे भी पेनल्टी लगाई जा सकती है आपके ऊपर। दूसरा, ड्राइवर बोल रहा है मुझे नहीं पता कौन ओनर है, आपको जो करना है वो मेरे साथ कर लो। तो उसने बोला चलो आप नाम नहीं बता रहे हो तो फिर पेनल्टी ज्यादा लेंगे, टैक्स तो लेंगे ही लेंगे, अब की बार वैल्यू का 50% लेंगे हम, ठीक है। और वैल्यू का 50% टोटल होगा, टैक्स प्लस पेनल्टी मिला के। ये क्योंकि क्वेश्चन आपने कर रखा है, ध्यान रखना। टैक्स प्लस पेनल्टी दोनों मिला के 50% ऑफ वैल्यू के इक्वल होगा। चलो जी, अगर एग्जेम्प्टेड हुआ तो 5% ले लेंगे या मैक्सिमम 25,000 रुपए ले लेंगे, यही था। ऑन द स्पॉट आप पेमेंट नहीं कर पाते हो, एक सिक्योरिटी फर्निश करके दे दो वहां पे, कोई इशू नहीं है, और उसके बाद में पेमेंट कर देना। चलो, उसके बाद आगे की वही कार्रवाई जो आपको बता रखी है, सीज करेंगे तो नोटिस वगैरह आपको दिया जाएगा, अदरवाइज 2 नंबर में ट्रांजेक्शन हो जाएगी फिर ये तो। हाँ, अब जो मेन बात आती है इसके बाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये है कि 7 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। 7 दिन में अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो फिर आपके गुड्स को क्या कर लिया जाएगा? कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। समझ रहे हो क्या बात को? अब आ रहा है आपका नेक्स्ट सेक्शन। देखो यहाँ पे गुड्स पकड़ा गया, यहाँ से आपको 7 दिन का टाइम देगा ऑफिसर, बोलेगा 7 दिन में पेमेंट कर दो। कौन सा पेमेंट? जो ऊपर अभी आपने पढ़ा था, 7 दिन में पेमेंट कर दो, टैक्स प्लस पेनल्टी दोनों का मिला के। अगर आप 7 दिन में पैसे नहीं दे पाए तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा मुझे बता दो। यहाँ पे आपके गुड्स को प्लस उस कन्वेंस को, इन दोनों को क्या कर लिया जाएगा? क्या कर लिया जाएगा? कॉन्फिस्केट। अब मुझे बता दो, कॉन्फिस्केट करने का मतलब क्या हुआ? देखो 7 दिन में अगर पैसे दे देते तो टैक्स और पेनल्टी देके काम बन जाता हमारा, है ना। टैक्स और पेनल्टी देके काम बन जाता और गुड्स वापस किसके हो जाते? जो उसका ओनर है उसके गुड्स हो जाते दोबारा। पर अब की बार 7 दिन में पेमेंट नहीं किया तो आपके गुड्स को और कन्वेंस दोनों को क्या कर लिया जाएगा? कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। अब गए, अब क्या हुआ? कन्फिस्केशन करने का मतलब है कि गुड्स किसके हो गए? अब गुड्स हो गए गवर्नमेंट के। ध्यान रखना, यहाँ पे कस्टम सॉरी जीएसटी डिपार्टमेंट के नहीं होते हैं, ये गवर्नमेंट के हो जाते हैं ये। तो गवर्नमेंट के हो गए, ओनर डिपार्ट बन जाएगा गुड का, ठीक है, डिपार्टमेंट ओनर बन जाएगा, ये बोल रहे हो आप। चलो, अब बात आ रही है, अभी भी देखो कितने दयालु हैं जीएसटी वाले। अभी भी बोल रहा है ऑफिसर आपको 3 महीने तक का टाइम दे सकता है, ऑफिसर पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम 3 महीने का टाइम दे सकता है वो आपको, ठीक है, इससे ज्यादा का नहीं दे सकता। मान लेते हैं ऑफिसर ने 2 महीने का आपको टाइम दिया। क्या टाइम दिया? कि कन्फिस्केशन का एक ऑर्डर पास करेगा वो, उसके बाद
आपको वहां से मान लेते हैं 2 महीने का टाइम दिया ऑफिसर ने, और उसने कहा कि 2 महीने में अमाउंट इन ल्यू ऑफ कन्फिस्केशन जमा करा दो, तो भी हम आपको जो गुड्स कन्फिस्केट हुए हैं वो वापस दे देंगे। समझ रहे हो क्या बात को? यहाँ पे बोला है आपको एक अमाउंट पे करना है जिसको बोला जाएगा अमाउंट या फाइन इन ल्यू ऑफ कन्फिस्केशन, और इसका नाम होता है रिडम्पशन फाइन। क्या बोला जाता है इसको? रिडम्पशन फाइन बोला जाता है इसको। तो देखो एक और प्रोविजन आ रहा है, और ये प्रोविजन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कन्फिस्केशन के बाद ऑफिसर आपको एक टाइम देगा जो कि मैक्सिमम 3 मंथ्स का होगा, तो आप तो मान के चलो कि 3 महीने का ही टाइम देगा वो आपको। उस पीरियड में आपको बोला जाएगा कि अभी भी अगर आप रिडम्पशन फाइन पे कर देते हो तो हम आपके गुड्स को छोड़ देंगे। क्लियर है? क्लियर है सबको? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो अमाउंट वगैरह तो आपको लर्न करनी है, याद करनी पड़ेगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है हमें कि हाँ अब प्रोसेस क्या होगा। अब ऑफिसर ने पकड़ लिया, अब गुड्स छुड़वाने हैं तो रिडम्पशन फाइन देना पड़ेगा। और रिडम्पशन फाइन कितना होगा वो देखो यहाँ पे। रिडम्पशन फाइन whenever confiscation of any goods or conveyance is authorized by this act। तो अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से केस कन्फिस्केशन में आते हैं। एक तो ये वाला तो आता ही आता है जो हम पढ़ रहे हैं, इसलिए पहले इसकी बात कर लूं। तो बोल रहा है जब भी गुड्स को कन्फिस्केट किया जाएगा, द ऑफिसर एडजजिंग इट शैल गिव टू द ओनर ऑफ द गुड्स एन ऑप्शन टू पे इन ल्यू ऑफ कन्फिस्केशन सच फाइन एज द सेड ऑफिसर थिंक्स फिट। तो देखो अमाउंट कितना लगाना है वो कौन डिसाइड करेगा? ऑफिसर। ऑफिसर बोलेगा कितना पैसा देना है रिडम्पशन फाइन के तौर पे, पर ऑप्शन जरूर दिया जाएगा आपको। चलो कितना देना है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट दे रखी है, एग्जैक्ट लिमिट नहीं दे रखी है, ध्यान रखना। तो अगर मैं आपको बोलूं 10 लाख का गुड्स है तो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बोल सकते आपकी कितनी रिडम्पशन फाइन मांगेगा ऑफिसर, पर आपको एक मैक्सिमम लिमिट भी दे रखी है और एक मिनिमम लिमिट भी दे रखी है, मतलब अमाउंट इसके बीच में होगा। ठीक है? कितना रिडम्पशन फाइन लेना है? देखो मैक्सिमम रिडम्पशन फाइन लेना है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स के बराबर, लेस टैक्स चार्जेबल देयर ऑन। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 10 लाख के गुड्स है और उस पे जो टैक्स बनता है, जीएसटी बनता है, वो बनता है 1,80,000 रुपए। अब मुझे बताओ रिडम्पशन फाइन कितनी होगी? मैक्सिमम रिडम्पशन फाइन कितनी हो सकती है? मैक्सिमम प्रोविजन को पढ़ो और पढ़ के मुझे बताओ मैक्सिमम रिडम्पशन फाइन कितनी हो सकती है? 8,20,000 रुपए। ठीक है जी, वेरी गुड। 8,20,000 रुपए की रिडम्पशन फाइन ले सकता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लेगा। मतलब कुल मिला के आपके पूरे गुड्स ही खत्म हो गए। जो 10 लाख के आपके गुड्स थे वो पूरे ही चले गए आपके हाथ से, तो क्योंकि टैक्स भी दे दिया आपने 1,80,000 का और 8,20 की रिडम्पशन फाइन भी दे दी, तो वो कुल मिला के बोल रहे हैं 10 लाख से ज्यादा नहीं लेंगे हम आपसे। तो मतलब अगर आप गलती करोगे तो भूल जाना गुड्स आपके थे, पर ये मैक्सिमम है, ध्यान रखना। जरूरी नहीं है ऑफिसर इतनी अमाउंट चार्ज करे। मिनिमम कितनी है? मिनिमम बोल रहा है ये रिडम्पशन फाइन प्लस पेनल्टी मिला के कितनी होनी चाहिए, जितनी 129 में दे रखी है। 129(1) में कितनी दे रखी है? अभी अभी आप पढ़ के आए हो। अगर ओनर सामने आ जाता है तो कितनी थी? अगर ओनर सामने आ जाए तो टैक्स का 100% है ना। पेनल्टी कितनी थी? 100% ऑफ टैक्स रिड्यूस्ड बाई टैक्स, सॉरी, हाँ 100% ऑफ टैक्स थी। और अगर ओनर सामने नहीं आती तो 50% ऑफ वैल्यू रिड्यूस्ड बाई टैक्स। तो वो बोल रहे हैं मिनिमम वो होनी चाहिए आपकी, इससे कम नहीं लगाएंगे और 8,20,000 से ज्यादा नहीं लगाएंगे। तो अगर ओनर सामने आ जाता है मान लो, तो मिनिमम रिडम्पशन फाइन कितनी होगी मुझे बताओ? 1,80,000 होगी ना। ये लो, दिस इज द प्रोविजन। वो बोल रहे हैं मिनिमम 1,80 लगा दो, मैक्सिमम 8,20 लगा दो, मतलब रिडम्पशन फाइन का अमाउंट जो होगा वो इसके बीच में रहेगा। ठीक है? ठीक है क्या? ओके जी, चलो
ओनर नहीं आता तो, हाँ जी, ओनर नहीं आता तो बताओ, ओनर नहीं आता तो वहां पे 129(1) की पेनल्टी कितनी बनती है वो बता दो पहले, पेनल्टी का अमाउंट। अगर ओनर सामने नहीं आता तो 129(1) की पेनल्टी कितनी बनती है? 3,20,000 बनती है, बस। सही है तो आंसर आपका, यहाँ पे 3,20,000 लिख देंगे। बस इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है, यहाँ पे दोनों चीज बोल रखा है, वो फाइन और पेनल्टी मिला के 3,20 से ज्यादा, मतलब इतना होना चाहिए, मतलब 3,20 तो लेनी लेनी है आपको, ठीक है। 3,20 से ज्यादा हो सकता है, पेनल्टी और फाइन दोनों मिला के। ये तो गुड्स के लिए हो गया, देखो गुड्स छुड़वाने का तरीका ये है, लेकिन अगर कन्वेंस होगा तो कन्वेंस को भी तो छुड़ाना पड़ेगा ना। कन्वेंस को छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोल रहे कन्वेंस का जो ओनर होगा उसको टैक्स के बराबर का अमाउंट देना पड़ेगा, तब कन्वेंस छूटेगा। क्योंकि दोनों लोगों की गलती है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टर की भी गलती है और सप्लायर या रेसिपिएंट की भी गलती है। तो यहाँ पे दोनों पे अमाउंट चार्ज किया जाएगा रिडम्पशन फाइन। क्लियर? क्लियर है ना? चलो जी, अब आगे आ जाओ। अब ट्रांसपोर्टर को क्या बोला है, देखो ट्रांसपोर्टर अगर बोनाफाइड है, ट्रांसपोर्टर अगर ये प्रूव कर देता है कि मैं बोनाफाइड एक्ट कर रहा था, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, तो ऐसे केस में उसके ऊपर अमाउंट चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है। दूसरा, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है, आप जानते हो हर केस में है ये वाली चीज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने अगर रिडम्पशन फाइन दे भी दी तो उसके अलावा जो पेनल्टी और टैक्स का अमाउंट है वो आपको अलग से देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है रिडम्पशन फाइन देने का मतलब कि गुड्स आपको छोड़ देंगे, अब और कुछ नहीं देना पड़ेगा। जो टैक्स पेनल्टी बन रही है वो तो अलग है, टैक्स प्लस पेनल्टी प्लस ये जो है वो ये फाइन है। तो फाइन हमेशा क्या होगा, टैक्स पेनल्टी के अलावा होगा। ठीक है। थर्ड फिर से बता दो, थर्ड कौन सा? थर्ड प्रोविजन। थर्ड प्रोविजन क्या बोल रहा है आपको, देखो वेर एनी फाइन इन ल्यू ऑफ कन्फिस्केशन इज इम्पोज्ड, ठीक है, कोई फाइन लगाई गई है, ओनर ऑफ सच गुड्स और कन्वेंस or the person referred to in subsection 1 shall in addition be liable to pay any tax penalty and charges payable in respect of such goods conveyance। तो आपने पढ़ा है ना कितने हेड होते हैं जीएसटी में? टैक्स होता है, इंटरेस्ट होता है, पेनल्टी होता है, लेट फीस होती है, फाइन होता है। बस वही तो चीज वो बोल रहा है कि आपसे यहाँ पे फाइन मांगा जा रहा है। फाइन मांगने का मतलब ये थोड़ी है कि टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस नहीं देनी। अब इंटरेस्ट की और लेट फीस की तो बात चली नहीं रही ना यहाँ पे, यहाँ पे तो केवल टैक्स पेनल्टी की बात चल रही है। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बोला है, फाइन देने का मतलब ये मत समझना कि टैक्स पेनल्टी नहीं देनी आपको, क्योंकि यहाँ पे डाउट हो सकता है ना। कोई ये बोले कि देखो यहाँ पे समझना, कोई ये बोले कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के गुड्स हो गए, है ना, अब गुड्स पे ओनरशिप किसकी चले गई, गवर्नमेंट की, तो क्या अब मुझे टैक्स एंड और पेनल्टी का अमाउंट नहीं देना? क्या देना है ना, अभी भी देना है। रिडम्पशन फाइन के साथ साथ टैक्स भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। क्लियर? मिनिमम रिडम्पशन फी समझा दूं? लो जी, अभी तो समझाई थी आपको एग्जाम्पल के साथ, कहाँ गया, यहाँ लिखा था क्या मैंने, ये रहा। अब मुझे बताना अब कितनी होनी चाहिए आपके पास। यही एग्जाम्पल है, 10 लाख रुपए का आपको यहाँ पे दे रखा है वैल्यू ऑफ द गुड्स, 1,80,000 रुपए का टैक्स है, ठीक है। और मैक्सिमम रिडम्पशन फाइन बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि जितनी भी वैल्यू है उसमें से टैक्स घटा दो, वो मैक्सिमम है। मिनिमम रिडम्पशन फाइन के लिए क्या बोल रखा है उन्होंने? उन्होंने मिनिमम रिडम्पशन फाइन के लिए बोल रखा है फाइन और पेनल्टी दोनों मिला के 129 की पेनल्टी के इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, तो 129(1) की पेनल्टी निकालो आप। मैं बोल रहा हूं ओनर आ गया, ओनर नहीं आया, चलो बताओ, ओनर अगर आ गया तो 129(1) की पेनल्टी कितनी होगी? 1,80,000 होगी ना, बोलो।
तो बस वो यही बोल रहे हैं यहाँ पे मिनिमम रिडम्पशन फाइन जो है वो 1,80,000 हो सकती है, इंक्लूडिंग पेनल्टी, मतलब पेनल्टी के साथ साथ। तो पेनल्टी 1,80 तो लेनी लेनी है, उसके साथ रिडम्पशन फाइन भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, आप कुल मिला के उसको कम नहीं कर सकते पेनल्टी को किसी भी तरीके से। अगर ओनर नहीं आए तो 3,20,000 आंसर हो जाएगा बस। वो भी सेम आंसर है, 3,20,000, वो भी इंक्लूडिंग क्या, पेनल्टी। ठीक है, आगे देखो, वेर एनी गुड्स कन्वेंस आर कन्फिस्केटेड, टाइटल ऑफ गुड्स वेस्ट इन द गवर्नमेंट, टाइटल गवर्नमेंट के नाम पे चला जाएगा। Proper officer adjudging confiscation shall take and hold possession of the things confiscated, and every officer of police on the requisition of proper officer, मतलब request of proper officer, shall assist him in taking and holding such possession। ठीक है, यहाँ पे ऑफिसर मतलब किसकी मदद ले सकता है, पुलिस ऑफिसर की मदद भी ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट वही 3 मंथ्स वाला, ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि ऑफिसर जो होगा वो आपको 3 महीने का टाइम देगा। यहाँ पे 3 महीने में अगर आप पेमेंट कर दोगे तो आपके गुड्स को सेल नहीं किया जाएगा। चलो और आगे इसकी पॉसिबिलिटी देखो क्या होगा। हमने कहा कन्फिस्केशन के बाद 3 महीने का टाइम देगा ऑफिसर। 3 महीने में अगर आप रिडम्पशन फाइन पे कर देते हो, टैक्स पेनल्टी पे कर देते हो, तो फिर आपको यहाँ पे गुड्स छोड़ दिए जाएंगे और बाकी की प्रोसेस एज इट इज चलती रहेगी। मान लेते हैं आपने 3 महीने में भी पेमेंट नहीं किया, अब क्या होगा मुझे बताओ आप। अब खुद बहुत होशियार हो, आप बता सकते हो 3 महीने में भी अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। बोलो बोलो बोलो। कन्फिस्केशन तो हो चुका है, कन्फिस्केशन तो गया, सेल, वेरी गुड। यहाँ पे हो जाएगा सेल, किसकी सेल होगी, अगर गुड्स नहीं छुड़वाया तो गुड्स की सेल हो जाएगी, और कन्वेंस नहीं छुड़वाया तो कन्वेंस भी सेल हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे अलग अलग प्रोविजन था। गुड्स का कन्फिस्केशन भी था, कन्वेंस का कन्फिस्केशन भी था। ठीक है, हजार्डियस प्रोडक्ट्स के लिए क्या होगा, हजार्डियस प्रोडक्ट्स को भी कन्फिस्केशन का ऑर्डर आता है, और आपको पता है उसमें तो 7 दिन का टाइम भी नहीं देते, जो ऊपर 7 दिन हम पढ़ रहे थे। ठीक है, और उसके बाद भी आपको टाइम दिया जाता है, अगर पेरिशेबल नेचर का उसकी टाइमिंग निकाली जाती है, उस अकॉर्डिंग आपको टाइम कम कर दिया जाता है, यहाँ पे 3 महीने का नहीं दिया जाता। कर देते हो तो ठीक है, अदरवाइज उसको भी सेल कर देंगे। केवल टाइमिंग का इशू होता है, बाकी कुछ इशू नहीं होता हजार्डियस पेरिशेबल। तो देखो गुड्स और कन्वेंस को सेल कर दिया जाएगा। अब एक छोटा सा पॉइंट मुझे बता दो, मान लेते हैं इसको सेल करने से 8 लाख रुपए की सेल प्रोसीड्स आती है, ये सेल प्रोसीड्स किसकी होगी, ये सेल प्रोसीड्स क्या ओनर को और जीटीए को देनी पड़ेगी, क्या नहीं देनी पड़ेगी, ये सारी की सारी जाएगी गवर्नमेंट की जेब में। ठीक है जी, चलो, तो ये तो बात आपको समझ में आ गई। सेक्शन नंबर 130 इज ओवर। देखो अभी जो चल रहा है वो पेनल्टी चल रही है, पेनल्टीज, अभी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रोसिक्यूशन अभी स्टार्ट होने वाला है। आगे क्या बोला है, कन्फिस्केशन और पेनल्टी नॉट टू इंटरफेयर विद अदर पनिशमेंट्स। वो बोल रहे हैं किसी अदर लॉ में कोई और पनिशमेंट होगा तो उसका इस पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, है ना। आप कोई काम कर रहे हो जिसकी सजा अलग अलग एक्ट में दे रखी है, तो फिर ऐसा है क्या, जीएसटी में पेनल्टी और कन्फिस्केशन का हमने अमाउंट भर दिया तो बाकी सारे एक्ट में भी हम डिस्चार्ज हो गए, ऐसा तो नहीं है ना किसी के दिमाग में हो कि जीएसटी में दे दिया तो बाकी किसी एक्ट में पेनल्टी नहीं लग सकती, नहीं है ऐसा। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप गुड्स जा रहे हो तो आप इनकम टैक्स में भी तो आओगे। अगर गुड्स यहाँ पकड़ा गया है, मतलब आप यहाँ टैक्स की चोरी कर रहे थे, तो यहाँ तो मामला रफा दफा हो गया, चलो आपने सब कुछ पेमेंट कर दिया, अब इनकम टैक्स वाले भी तो पीछे पड़ेंगे आपके। अब वो बोलेंगे आपने क्या किया है, यहाँ पे इनकम चुराने की कोशिश की है, तो वहां पे भी पेनल्टी लगेगी। वहां कितनी लगती है, वो आपको आती होगी मुझसे ज्यादा। चलो जी, तो पेनल्टी का काम हो गया है खत्म। इस चैप्टर में अगेन ध्यान रखना 2 चीजें हैं, एक पेनल्टी है और एक प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट है।
है ना, या इसको हम बोल देते हैं प्रोसिक्यूशन। दो चीजें पढ़नी है इस चैप्टर में, एक पेनल्टी पढ़नी है, एक प्रोसिक्यूशन पढ़ना है। पेनल्टी वाला काम हो गया है खत्म, अब बात हम कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन की, है ना। प्रोसिक्यूशन कब होता है, अगेन वो लिस्ट आपको देखनी पड़ेगी, प्रोसिक्यूशन कौन कौन से केस में होता है, तो इसके लिए सेक्शन नंबर 132 है। डाउट आया है, पर जो गुड्स सेल होते हैं उसमें से आईडीटी का टैक्स एंड पेनल्टी रिकवर हो जाता है ना। हाँ, गुड्स अगर कन्फिस्केट कर लिए तो फिर सब फ्री हो जाएगा आपका। ठीक है, गुड्स कन्फिस्केट कर लिया है तो फिर खत्म हो जाएगा केस। पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेज, अब की बार देखो पनिशमेंट मिल रही है, पनिशमेंट मतलब आपको यहाँ पे अब जेल में डाला जा सकता है, मतलब प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग चलाई जाएगी आपके ऊपर। ऊपर वाली पेनल्टी प्रोसीडिंग्स थी, ये वाली प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, वापस अपराध दिए हुए हैं, देखो कितने हैं आपको, ABCDEFGHIJKL, कितना हुआ 12, टोटल 12 ऑफेंसेस दे रखे हैं यहाँ पे। 12 ऑफेंसेज पे आपको सजा मिल सकती है। ऑफेंसेज क्या क्या है, लगभग वही है, देखो आप यहाँ पे पढ़ना। पहला बोल रहा है सप्लाई एनी गुड्स, इसके 4 पॉइंट तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, याद हो तो आपको, इसके 4 पॉइंट ऑलरेडी मैंने आपको एक जगह पढ़ाए थे। पहला क्या है, सप्लाई विदाउट इनवॉइस, सप्लाई विदाउट इनवॉइस है फर्स्ट पॉइंट, कि अगर आप बिना इनवॉइस के सप्लाई कर रहे हो। सेकंड पॉइंट है इशू इनवॉइस, इनवॉइस विदाउट सप्लाई, बिना सप्लाई किए इनवॉइस इशू कर देते हो। थर्ड पॉइंट है कि रेसिपिएंट इस इनवॉइस के बेसिस पे आईटीसी ले लेता है। और फोर्थ पॉइंट है कि आप अगर कोई अमाउंट कलेक्ट करते हो, जो कि सेक्शन 76 डील करता है, अगर आप कोई अमाउंट कलेक्ट करते हो किसी भी कस्टमर से टैक्स के रूप में, और उसको 3 महीने में जमा नहीं कराते, 3 महीने कहां से, ड्यू डेट से, तो ये 4 अपराध हैं आपको, और इन 4 अपराध में कुछ सेपरेट इशू है और बाकी सारे में कुछ अलग बात है। बताओ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था इन 4 केस में, इन 4 में और बाकी ऑफेंसेज में क्या स्पेशल था, कोई भी बता सकता हो तो। जहां पे अरेस्ट के पावर आए थे ना, मैंने आपको अरेस्ट पढ़ाया था, वहां पे इसका जिक्र किया था हमने, याद करो, किसको याद आ रहा है। इंटेंशन टू इवेड टैक्स, ना जी ना, और बोलो। मैं पूछ रहा हूं ये ABCD, इन 4 ऑफेंस में और इसके नीचे वाले ऑफेंसेज में क्या डिफरेंस है, और ये मैंने आपको अरेस्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था। तो अरेस्ट वाले टॉपिक में इसका कुछ याद आ रहा है क्या आपको, कि ABCD क्लोज के लिए अंदर कुछ स्पेशल पॉइंट था वहां पे। मजिस्ट्रेट वाला, मजिस्ट्रेट वाला क्या था पॉइंट, कुछ ऐसा था क्या, चलो और हिंट दे रहा हूं मैं, कुछ ऐसा था कि कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजिबल एंड बेलेबल। हाँ वही, हाँ जी वही वही, तो उसी की बात कर रहे हैं हम। क्योंकि जब इम्प्रीजनमेंट होगा, और एक वहां पे आपने क्वेरी भी की थी किसी ने आप में से, कि सर इम्प्रीजनमेंट बिना अरेस्ट के कहां से हो जाएगा, तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, जरूरी तो, हाँ आपने पूछा था, जरूरी थोड़ी है पहले घसीट के ले जाएंगे उसको, पहले कार्रवाई चल रही है और उसके बाद डिसीजन आएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ए बी सी डी ये 4 अपराध ऐसे हैं, इनमें अगर 5 करोड़ से ज्यादा का टैक्स इवेजन है, हाँ जी, अगर मान लो इन 4 केस में 5 करोड़ से ज्यादा का अगर टैक्स इवेजन है, तो उसको बोला जाएगा कॉग्निजिबल एंड नॉन पेलेबल। आ रही बात समझ में, इन 4 केस में अगर टैक्स इवेजन 5 करोड़ से ज्यादा किया है आपने, तो फिर आपका जो अपराध होगा उसको बोला जाएगा कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल। कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल का मतलब क्या होता है, कि इसको, इसमें अरेस्ट करने के लिए कोई अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अगर अमाउंट कम हो तो, अमाउंट कम है तो इसको बोला जाएगा नॉन कॉग्निजिबल एंड बेलेबल। मतलब यहां पे अरेस्ट करने के लिए एक अरेस्ट वारंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि कमिश्नर इशू करेगा, और बेल ऑफिसर दे सकता है जो उसको पकड़ के लाए। चलो उसका और नीचे भी दे रखे हैं, वहां पे भी देख लेंगे, पहले आगे के ऑफेंसेस पढ़ो। अगला बोल रहा है इवेड्स टैक्स, फ्रॉडुलेंटली अवेल्स आईटीसी और फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन्स रिफंड एंड वेयर सच ऑफेंस इज नॉट कवर्ड अंडर A to D।
है ना, क्योंकि देखने में लग रहा है आप बोलोगे इवेजन तो ऊपर भी लिखा हुआ है। वो बोल रहा है किसी और तरीके से इवेजन करते हो, रिफंड लेते हो, आईटीसी लेते हो, जो कि ए टू डी में फॉल नहीं करता, तो वो भी आपका अपराध है। फिर आ रहा है फॉल्सिफाइज एंड सब्स्टिट्यूट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, प्रोड्यूसेस फेक अकाउंट्स, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, गलत अकाउंट्स पेश कर रहे हो। ऑब्स्ट्रक्ट्स और प्रिवेंट्स एनी ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज अंडर द एक्ट, है ना, टांग अड़ा रहे हो। acquires possession of और in any way concern himself in transporting removing, ये ट्रांसपोर्टर के लिए हो गया आपका सेम पॉइंट, कि अगर ट्रांसपोर्टर को पता है, रीजन टू बिलीव है कि लाइबल टू कन्फिस्केशन है गुड्स और उसके बाद भी लेके जा रहा है वो। वेयर हाउस कीपर को पता है, डिपॉजिटिंग मतलब वेयर हाउस कीपर, ये ट्रांसपोर्टर। receives or in any way concerned with the supply of or in any other manner deals with any supply of services, सेम पॉइंट, सर्विसेज से जुड़े हुए हो आप, है ना, आप खुद सर्विस रिसीव कर रहे हो या फिर आप कोई एजेंट का काम कर रहे हो या खुद सप्लाई कर रहे हो, ऐसी सर्विसेज जिसका आपको पता है रीजन टू बिलीव कि वो प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन कर रही है, तो वो भी अपराध है। फिर आ रहा है टेम्पर्स विद और डिस्ट्रॉय एनी मटेरियल एविडेंस, छेड़छाड़, सबूत के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो आप, है ना, सबूत को छेड़ रहे हो, मिटा रहे हो, ये भी ऑफेंस है। fails to supply any information which is required to supply under this act or the rules made thereunder, or unless with a reasonable belief the burden of proving which shall be upon him that the information supplied by him is true supplies false information, आपसे कोई information मांगी जाती है, वो आप गलत information furnish कर देते हो। attempts to commit or abets the commission of any offense, ठीक है ना, attempt to commit का मतलब क्या होता है, अपराध किया नहीं पर कोशिश की थी, ए टू के ऊपर वाले सारे, अपराध हुआ नहीं पर कोशिश की थी तो वो भी अपराध है। मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर, क्या लगता है आपको, अटेम्प्ट टू मर्डर किया है तो छोड़ देगी कोर्ट आपको, मर्डर हो या अटेम्प्ट टू मर्डर हो दोनों एक ही बात, ठीक है। हो सकता है उनमें थोड़ा सा जो आपकी इम्प्रिजनमेंट है उसका टाइम रिलैक्सेशन मिल जाए आपको थोड़ा बहुत। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक, ये ऑफेंसेज की लिस्ट है, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ इनको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, पर ये 4 पॉइंट तो आपको याद होने चाहिए, पर ये तो 12 पॉइंट है, आपको याद हो भी जाएंगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। चलो अब मैं बात कर रहा हूं, अगर ये पॉइंट्स हैं, ये अपराध आपने किए हैं, तो आपको सजा कितनी मिलेगी। सजा के प्रावधान दे रखे हैं इसी सेक्शन में 132(1) के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्लोज है इसके अंदर, हो सके तो सेक्शन याद कर लेना, ठीक है, नहीं हो तो कम से कम सेक्शन 132 याद कर लेना, ठीक है। अब देखो कितना बोला है, बोल रहे हैं अगर 5 करोड़ से ज्यादा, 500 लाख से ज्यादा का टैक्स इवेजन है तो 5 साल तक की जेल हो सकती है, अप टू को मत भूलना, यहाँ पे कहीं भी फ्लैट इम्प्रिजनमेंट नहीं दे रखा है, मतलब आपको मैक्सिमम 5 साल की जेल हो सकती है, और मिनिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम इज 6 मंथ्स, वेरी गुड साक्षी, कम से कम 6 महीने की जेल होगी आपको और मैक्सिमम 5 साल की जेल होगी। अब वो मैक्सिमम इसलिए बोला है, वो कोर्ट पे डिपेंड करेगा, देखो आप जब जाओगे ना कटघरे में, तो आप किस तरीके से कोऑपरेट करते हो, आप थोड़े से ईगो में रहते हो तो ज्यादा जेल मिलेगी, आप थोड़ा, आपका नेचर इस तरीके का रहता है कि आप पश्चाताप करने के मूड में होते हो, तो आपको थोड़ी सी सजा कम दे दी जाएगी, ठीक है, सजा तो मिलेगी। साथ में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है साथ में देखना, एंड विद फाइन, मतलब फाइन भी देना पड़ेगा, फाइन कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट, ठीक है। एंड वर्ड का मतलब समझते हो आप, एंड और का मीनिंग, एंड और का मतलब सबको पता है ना, यहाँ पे फाइन भी लगेगी, है ना, ऑप्शन नहीं है कि फाइन, या तो फाइन लगा लो या जेल लगा लो ना, जेल भी होगी फाइन भी होगी, दोनों होगा। चलो नेक्स्ट, अगर अमाउंट है 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ तक, तो 3 साल तक की जेल हो सकती है, और मिनिमम जेल कितनी होगी यहाँ पे, 6 मंथ्स की। नेक्स्ट, अगर 1 करोड़ से ज्यादा का टैक्स इवेजन है और 2 करोड़ तक का है, तो जेल होगी अप टू 1 ईयर, और मिनिमम कितनी, 6 मंथ्स। चलो मुझे बताओ, अगर किसी ने 2 करोड़ का टैक्स इवेजन किया है, कौन सी टाइम लिमिट अप्लाई होगी 2 करोड़ पे, 3 साल वाली के 1 साल वाली,
2 करोड़ पे 3 years इज रॉन्ग। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सीड्स 200 lakhs। तो अच्छे से लिमिट याद कर लेना, ठीक है। देखो अप टू 1 करोड़ है ही नहीं कुछ इसके अंदर, 1 करोड़ से ज्यादा है और अप टू 2 करोड़ है तो फिर 1 साल है, 2 करोड़ से ज्यादा है और अप टू 5 करोड़ है तो फिर 3 साल है, और 5 करोड़ से ज्यादा है तो फिर 5 साल। ठीक है, तो लिमिट में ध्यान रखना थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट आता है पॉइंट, इन केस वेयर ही कमिट्स और अबेट्स टू कमीशन, अबेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, क्लॉज एफ जी जे। एफ जी जे क्लॉज की अगर बात करेंगे तो वहां पे 6 महीने तक की आपको जेल हो सकती है। अब यहाँ पे मिनिमम 6 महीने नहीं लिखने में ध्यान रखना, यहाँ मिनिमम नहीं लिखेंगे, यहाँ तो मैक्सिमम 6 मंथ्स तक की जेल हो सकती है और फाइन। अब की बार देखना, अब क्या बोला, और फाइन, या फिर जेल नहीं भी करे और फाइन लगा दे आप पे, ये भी हो सकता है, या फिर दोनों लगा दे आपके ऊपर, ये भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूं आपको, तो यहाँ पे मिनिमम इम्प्रिजनमेंट कितना है, मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है नो इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, समझ गए। अब एफ जी जे क्या था वो देखो आप यहाँ पे क्लोज नंबर, एफ जी और जे, एफ जी और जे क्या क्या है देखो। एफ का मतलब गलत इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहे हो, फॉल्स, फॉल्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई कर रहे हो, या फिर फेक अकाउंट्स प्रोड्यूस कर रहे हो विद इंटेंशन टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स। दूसरा, टांग अड़ा रहे हो। तीसरा, सबूत से छेड़छाड़ कर रहे हो। इन 3 केस में आपके अमाउंट का फर्क नहीं पड़ रहा है, देखना नॉर्मली तो अमाउंट का फर्क पड़ रहा है, 1 करोड़ से नीचे में जेल है ही नहीं ना, पर इन 3 केस में अमाउंट का कोई लेना देना नहीं है, 6 महीने तक की अभी भी जेल हो सकती है। तो इसीलिए 1 करोड़ से नीचे में ध्यान रखना, एफ जी और जे, ये 3 क्लोज ऐसे हैं जहां पे आपको अप टू 6 मंथ्स तक की जेल हो सकती है विदाउट एनी अमाउंट इन्वॉल्व। बोलो क्लियर है। ये चार्ट बना लेना थोड़ा छोटा सा इस तरीके से। चलो जी नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 132 क्या बोल रहा है। ये तो 132(1) में था सारा का सारा मामला, सेक्शन याद हो जाए तो कर लेना। देखो इस तरीके से है ये सेक्शन 132(1) में पहले तो ए से लेके एल तक क्या दे रखा है, ऑफेंसेज बता रखे हैं। ए से लेके ऑफेंस, ए क्लोज से लेके एल क्लोज तक आपको ऑफेंसेज बता दिए। फिर फर्स्ट क्लोज से लेके 4th क्लोज तक आपको बता दिया इनकी पनिशमेंट क्या होती है। इस तरीके से बनाया हुआ सेक्शन है। तो जिसको अंदर के क्लोज याद नहीं हो वो 132(1) याद रख लेना। चलो 132(2) क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है एक आदमी एक बार कन्विक्ट हो गया ऑफेंस के लिए और दोबारा फिर वो इसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं सबसेक्वेंट कन्विक्शन। ठीक है, मतलब दूसरी बार अपराध कर रहे हो तो अब की बार लिमिट भूल जाओ सारी की सारी, अब की बार अप टू 5 साल तक की आपको जेल की जा सकती है। ठीक है जी, ओके। चलो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट का सेक्शन है 132(3) जो मैं आपको बता चुका हूं ऊपर ही। इन सारे केस में मिनिमम 6 मंथ्स की जेल तो होगी होगी आपको, ये भी रुक सकती है अगर आप प्रूव कर दो तो। अगर आप कुछ स्पेशल एडिक्वेट रीजन प्रूव कर दो, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन द अब्सेंस ऑफ स्पेशल एंड एडिक्वेट रीजन टू द कॉन्ट्रेरी, है ना। अगर कोई स्पेशल रीजन आप पेश कर देते हो तो बात अलग है, अदरवाइज मिनिमम 6 मंथ्स की जेल होना तो तय है, इससे कम आपको जेल नहीं होगी। ओके नेक्स्ट सेक्शन 132(4) और 132(5) बता रहा है आपको किसको तो नॉन कॉग्निजिबल वेलेबल बोलेंगे
और किसको कॉग्निजिबल नॉन बेलेबल बोलेंगे। तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 132 1 ए बी सी डी, इन चार क्लोज में अगर 132 1 फर्स्ट में कवर होते हैं, और फर्स्ट क्या था 5 करोड़ से ज्यादा में अगर वो कवर होते हैं तो उनको बोला जाएगा कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल। ओके, अब चलो एक केस पूछ रहा हूं, अगर आपको ये समझ में आया, थोड़ा सा घुमा फिरा के बताना मुझे क्या होगा। अच्छा पहले तो ये बताओ, ये कॉग्निजिबल नॉन बेलेबल में किसको दिक्कत है। डायग्राम में ऑलरेडी बनवा चुका हूं वहां पे। कॉग्निजिबल का मतलब क्या होता है, नॉन कॉग्निजिबल का मतलब क्या होता है। कॉग्निजिबल मतलब अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है क्या, कौन कर सकता है, बाई प्रॉपर ऑफिसर, ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। नॉन कॉग्निजिबल का मतलब क्या होता है, अरेस्ट बाई प्रॉपर ऑफिसर ओनली व्हेन अरेस्ट वारंट इश्यूड बाय कमिश्नर। ठीक है, अब क्लियर है सबको। कॉग्निजिबल का मतलब क्या होता है, कॉग्निजिबल मतलब ऐसे अपराध जो कि कुछ ज्यादा क्वांटिटी मतलब सेवियर नेचर के हैं, है ना, थोड़े घातक तरीके के अपराध हैं। ऐसे केस में बिना किसी अरेस्ट वारंट के ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट करने के लिए वो पुलिस की भी मदद ले सकता है। और दूसरा नॉन कॉग्निजिबल का मतलब ऑफिसर तभी अरेस्ट कर सकता है जब कमिश्नर ने अरेस्ट वारंट इशू कर रखा हो। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर कॉग्निजिबल ऑफेंस है ना तो ये हमेशा नॉन वेलेबल होगा। नॉन वेलेबल का मतलब क्या होता है, जो ऑफिसर पकड़ के लाया है वो ऑफिसर बेल पे रिलीज नहीं कर पाएगा। अब की बार बेल लेने के लिए जाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, और इस केस में आपको बता भी 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। दूसरा, अगर नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है तो ये हमेशा बेलेबल नेचर के होते हैं, मतलब ऑफिसर जो अरेस्ट करके लाया है वो रिलीज भी कर सकता है, बेल भी इशू कर सकता है। तो इसको कॉपी कर लो, और कोई डाउट है फटाफट से बोलो। हाँ जी, अब इसमें जीएसटी में अगर हम बोलेंगे तो कॉग्निजिबल ऑफेंस कौन सा था, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉग्निजिबल ऑफेंस था 132 1 ए बी सी डी। अगर यहाँ पे टैक्स इवेजन जो है वो कितना है, ग्रेटर देन 5 करोड़ है, बस इतना से याद कर लो। और इसके अलावा बाकी सारे ऑल अदर्स वो सारे के सारे नॉन कॉग्निजिबल माने जाएंगे। चलो अब मैंने एक एग्जांपल पूछ रहा था मैं आपको, मान लेते हैं एक बार आपने टैक्स इवेजन किया, टैक्स इवेजन आपने जो किया है वो किया है सपोज 3 करोड़ रुपए का। ठीक है, 3 करोड़ रुपए का टैक्स इवेजन हो गया, कितनी सजा मिलेगी बताओ मुझे। 3 करोड़ के टैक्स इवेजन पे कितनी आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, मिनिमम तो होगी 6 महीने की, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 3 इयर्स की। ठीक है, अब दोबारा सेकंड सेकंड टाइम भी आपने क्या कर दिया, टैक्स इवेजन किया है, दूसरी बार और पकड़ लिया गवर्नमेंट ने आपको, अब की बार भी आपने टैक्स इवेजन 3 करोड़ का किया है, बताओ मिनिमम कितनी होगी और मैक्सिमम कितनी होगी। मिनिमम 6 मंथ्स होगी, मैक्सिमम 5 इयर्स होगी अब की बार। चलो ये वाला जो केस है ये कौन सा है, कॉग्निजिबल है या नॉन कॉग्निजिबल है, पहले वाला फर्स्ट टाइम जब आपने टैक्स इवेजन किया था तो वो कॉग्निजिबल होगा या नॉन कॉग्निजिबल होगा, दिस इज नॉन कॉग्निजिबल। ठीक है जी, और नॉन कॉग्निजिबल है तो इसके साथ ऑटोमेटिकली क्या लगा दो, बेलेबल, अपने आप लग जाएगा वो शब्द, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो
ये वाला केस बताओ मुझे, अच्छे से सोच के बताना, जल्दीबाजी मत करना। ये वाला केस नॉन कॉग्निजिबल होगा सेकंड टाइम वाला, या कॉग्निजिबल कहलाएगा? व्हाट डू यू थिंक? कम ऑन कम ऑन, यू कैन डू इट। राइट आंसर दे सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल्स के अकॉर्डिंग तो कॉग्निजिबल। इंडी लिमिट के अकॉर्डिंग नॉट कॉग्निजिबल। इंडी जो भी लिखा है, चलो, मतलब आप बोल रहे हो नॉन कॉग्निजिबल, एक बोल रहा है कॉग्निजिबल, और बोलो फटाफट बोलो। आई वॉन्ट टू सी हाउ यू इंटरप्रेट द प्रोविजंस। नॉन नॉन कॉग्नी कॉग्नी, कुछ कॉग्नी कुछ नॉन कॉग्नी, आप समझना। मुझे पहले तो ये बता दो, ये वाला अपराध जो है सेकंड टाइम वाला 3 करोड़ वाला, ये कौन से सेक्शन में फॉलो हो रहा है? सेक्शन नंबर बता दो, सेक्शन नंबर, अगर कोई बता सकता है तो। 132(2) में आ रहा है ये, है ना? जबकि देखो कॉग्निजेबल वाला 132(1) की बात कर रहा है, और वो भी 132(1) में कौन सा क्लोज था? फर्स्ट वाला। तो डिफरेंस समझ रहे हो? ये 132(1) जब होगा ना, तभी केवल और केवल कॉग्निजिबल हो सकता है। तो 132(2) का मतलब हमेशा इसको बोलेंगे नॉन कॉग्निजिबल, और नॉन कॉग्निजिबल के साथ अपने आप क्या लग जाता है? बेलेबल। क्लियर? चलो जी। हाँ, आगे बोल रहा है, कोई भी प्रोसिक्यूशन कमिश्नर के प्रीवियस सैंक्शन से नहीं होगा। मतलब कोर्ट में जब ये केस भेजा जाएगा, कौन सा वाला, दोनों दिखा देता हूँ मैं आपको, फटाफट नोट करो। कोर्ट में जब ये केस भेजा जाएगा, तो इतना सा बता दो कि कोर्ट में ये केस किसकी परमिशन से जाएगा? क्या कोर्ट अपने आप केस को ले सकती है क्या? क्या कोर्ट अपने आप कार्रवाई स्टार्ट कर सकती है क्या प्रोसिक्यूशन की? नहीं कर सकती। आपको प्रोविजंस में बोल रखा है कमिश्नर इज द ओनली अथॉरिटी। कमिश्नर चाहेगा तो ही कोर्ट में केस जाएगा, अदरवाइज केस को हैंडल नहीं किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो बहुत स्पेशल प्रोविजन है, ध्यान रखना। नोट हो गया? चलो, तो लास्ट हो गया 132(6) कमिश्नर का प्रीवियस सैंक्शन। आगे बोल रहे हैं, यहाँ जो टैक्स की बात चल रही है ना, वो टैक्स, सारे टैक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी कंपनसेशन से सारे टैक्स को यहाँ पे टैक्स का नाम दिया गया है। तो दोनों में अलग अलग मत लगा देना, है ना? ऐसे मत कर देना कि यहाँ भी लगा दिया आपने फिर वहां जाके एसजीएसटी एक्ट में भी लगा रहे हो। वो सारा का सारा यहाँ पे जो टैक्स का शब्द है, टैक्स इवेजन जब आप बोलते हैं तो सारे टैक्स के इवेजन की बात कर रहे हैं। ओके, चलो जी, नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। अब छोटे छोटे से सेक्शन हैं, और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो लास्ट में आएगा, कंपाउंडिंग, लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्टेन अदर पर्संस। क्या बोल रहे हैं? देखो, 151 में जिसको स्टैटिस्टिक्स मांगी गई थी वो, 150 में जिसको इंफॉर्मेशन रिटर्न देनी है वो, या फिर कोई कॉमन पोर्टल के एक्सेस कर सकता है, मतलब जीएसटी ऑफिसर, या फिर कोई कॉमन पोर्टल का एजेंट है, इन लोगों के पास क्या होती है? देखो, कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है ना, जैसे 150 के अंदर
रिटर्न आई मान लेते हैं रजिस्ट्रार से। 150 इंफॉर्मेशन रिटर्न की बात करता है, वो आपके कोर्स में नहीं है, आप तो ऐसे ध्यान रखो। 150 सेक्शन क्या बोलता है, जैसे रजिस्ट्रार है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार होता है ना, वो क्या करता है, उससे गवर्नमेंट डिटेल्स मंगवाती है। मान लो कि 30 लाख से ज्यादा की रजिस्ट्री, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, गवर्नमेंट ने बोल रखा है जिसने 30 लाख से ज्यादा की रजिस्ट्री करवाई है उन सब की रिपोर्ट दे दो हमको, जीएसटी डिपार्टमेंट ऐसा बोल रहा है, मान लेते हैं, है ना। अब देखो, जो जीएसटी ऑफिसर के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंची है, क्या इस ऑफिसर के पास स्पेशल इंफॉर्मेशन है ना, और अगर इस इंफॉर्मेशन को इसने गलत तरीके से यूज ले लिया तो क्या इस ऑफिसर को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बोलो जी। मिलनी चाहिए, बस वही बता रहा है, उसी की बात कर रहा है। ऐसे नहीं है हमेशा एसएससी पे लगेगा। अब बोल रहा है ऐसे कुछ लोग होते हैं, देखो, जिसके पास 151 की इंफॉर्मेशन पड़ी है, 150 की इंफॉर्मेशन पड़ी है, या कोई कॉमन पोर्टल का एजेंट है, कॉमन पोर्टल के अंदर से डेटा देख सकता है। तो ऐसे केस में बोला है, अगर वो इस इंफॉर्मेशन को जानबूझ के डिस्क्लोज करते हैं किसी के सामने, तो उसको भी देनी पड़ेगी क्या, 6 महीने की जेल, और विद फाइन अप टू 25,000, और बोथ। पर यहाँ पे देखना, एक खेल खेला है इन लोगों ने। अब आप समझ पा रहे हो एसएससी के टाइम पे क्या लिखा था और अब क्या लिखा है? समझ रहे हो क्या डिफरेंस को, क्या डिफरेंस है? एंड और, तो ये छोटी छोटी सी बातें वो करके निकल जाते हैं, ऑब्जर्व करोगे तो पता लगेगा कि कितना बड़ा खेल खेला उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है 6 महीने या फिर फाइन से भी निपटा सकते हैं। और फाइन में भी देखो क्या बोला है, अप टू ₹25,000। इसमें भी ये नहीं बोला कि 25,000 फ्लेट है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम। फिर बोला है एनी पर्सन, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, shall not be prosecuted for any offense except with the previous sanction of government। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट की परमिशन लेके जेल में डाल सकते हैं उसको, ऐसे नहीं डाल सकते। और अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो कमिश्नर की प्रीवियस सैंक्शन मांगता है भैया। क्लियर? चलो आगे, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कोई भी कोर्ट में प्रीवियस सैंक्शन ऑफ कमिश्नर के बिना जा ही नहीं सकती, ये बात बार बार रिपीट हो रही है। किसी भी कोर्ट में ये केस जाएगा तो विदाउट कमिश्नर की प्रीवियस सैंक्शन से नहीं जा सकता। प्लस किस कोर्ट में केस जाएगा, जिसमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो। ठीक है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई भी अगर कोर्ट है, कोई बेंच है, तो उसमें केस की सुनवाई नहीं होगी। चलो नेक्स्ट, ये छोटे छोटे से पॉइंट है। नेक्स्ट है कल्पेबल मेंटल स्टेट, इसको मेंस रिया बोला जाता है। ये वर्ड सुना है क्या आपने कहीं पे, मेंस रिया? सुना तो होगा। सुना है क्या? कल्पेबल मेंटल स्टेट का मतलब क्या होता है? गिल्टी माइंड सुना है, गिल्टी माइंड? ये सारे लॉ के शब्द हैं। नहीं सुने अभी तक? ऐसा तो हो ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अब सुन लो, पहली बार सुन लेते हैं हम। हम बोल रहे हैं कि अगर आपका केस जाता है कोर्ट में, है ना, और वहां पे इस बात की जरूरी होती है कि आपकी मेंटेलिटी क्या थी, आपकी मेंटेलिटी थी टैक्स चुराने की, मतलब गिल्टी माइंड था आपका, जिसको मेंसरिया बोला जाता है। तो कोर्ट ये मान के चलेगी कि आपने जो काम किया है वो गिल्टी माइंड से किया है। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ होगा जिसपे प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई चल रही है, मतलब पर्सन के ऊपर। पर्सन को प्रूव करना पड़ेगा कि गिल्टी माइंड नहीं था वहां पर। ठीक है, मतलब कोर्ट क्या मान के चल रही है, तो इसीलिए लिखा हुआ देखो प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन का मतलब है कि वो क्या मान के चलेंगे, कोर्ट हमेशा ये मान के चलेगी कि आपका गिल्टी माइंड था। और गिल्टी माइंड है मतलब, ठीक है,
आपको प्रूव करना पड़ेगा अगर आपने यहाँ पे बोनाफाइड एक्ट किया था तो। नेक्स्ट अगला सेक्शन, देखो ये कुछ सेक्शन मैंने दिए हैं, आप इनको छोड़ भी सकते हो, स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ना तो ये आपकी मॉड्यूल में है ना एग्जाम में टेस्ट होने लायक है। हम तो ऐसे ही सीक्वेंस चल रही है इसलिए मैं सारे सेक्शन बता देता हूँ, क्योंकि 10 मिनट लगती है कम से कम, ये रहता है आपकी ठीक है हमने सेक्शन कवर कर लिया। देखो ये क्या बोल रहा है, कई बार क्या होता है किसी से हमने, जैसे आप पिक्चर्स में देखते हो, कोई एक्सीडेंट के टाइम पे किसी का वो ले लेते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, स्टेटमेंट ले लेते हैं ना, पुलिस वाले जाके स्टेटमेंट लेते हैं, और बाद में क्या होता है वो स्टेटमेंट मान्य होगा या नहीं होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर किसी का स्टेटमेंट लिया गया है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, तो वो कोर्ट में स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा या नहीं होगा। आप बोलोगे ना जिसका स्टेटमेंट लिया था उसको बुलाओ कटघरे में, पर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, अगर कोई पर्सन है जिसने स्टेटमेंट दिया था वो मर गया, या फिर वो लापता हो गया, या फिर वो इनकेपेबल है वो देने एविडेंस देने की, या फिर वो केप्ट आउट ऑफ द वे बाय एडवर्स पार्टी ने उसको कहीं पे छुपा रखा है, मतलब इन सारे केस में कोई बात नहीं, उससे स्टेटमेंट लिया गया था उसको रेलेवेंट माना जाएगा। ठीक है। सेकंड में भी ये बोल रहा है कोई एविडेंस देता है कोई विटनेस आके और कोर्ट को लगता है कि वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में है, तो उस स्टेटमेंट को भी माना जाएगा। बस इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है, कंपनी अगर ऑफेंस कर रही है तो क्या कंपनी को जेल में डाल देंगे उठा के, बताओ। अगर ऑफेंस कंपनी करेगी तो क्या कंपनी को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा क्या। नहीं नहीं नहीं, किसको डाला जाएगा फिर बोलो। डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी होगा, अदर ऑफिसर होगा, इनको डाला जाएगा। ठीक है। इनमें से अगर कोई पर्सन है वो ये प्रूव कर देता है कि मुझे तो इस मैटर के बारे में पता ही नहीं था, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। मतलब ये सारे लोग रेस्पॉन्सिबल होंगे, इनके ऊपर कार्रवाई चलेगी, इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। कोई पार्टनरशिप हम होगी तो पार्टनर्स होंगे, कोई एलएलपी होगी तो उसके पार्टनर्स होंगे, कोई एचयूएफ होगा तो करता होगा। ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे बता रखी है आप। चलो जी आगे आ जाते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इस चैप्टर का। एक तो पेनल्टी वाले में इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे, एक रिडम्पशन फीस फाइन आपका इंपॉर्टेंट है, और एक ही कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या बोल रहा है अच्छे से सुनना। मान लेते हैं कि आपका केस, यहां पे आपने ऑफेंस किया, कौन सा ऑफेंस किया, अंडर सेक्शन 132(1). ठीक है। आपने ऑफेंस कर दिया यहाँ पे। ऑफेंस करने के बाद अब कमिश्नर पूरे मूड में है आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, गुस्सा आ रहा है उसको, और वो आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करने वाला है। ठीक है। प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स। अच्छा मुझे बताओ प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स कहाँ होती है, डिपार्टमेंट का ऑफिसर एंटर करेगा या कोर्ट में होगी। प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो है वो डिपार्टमेंट हैंडल करेगा या कोर्ट में होगी। कोर्ट में होगी। अब बोला क्या जा रहा है देखो अच्छे से सुन लेना। वो बोल रहे हैं कार्रवाई चालू हो गई, देखो ये कोर्ट की कार्रवाई है, दिस इज कोर्ट की प्रोसीडिंग्स। ये इसके बाद यहाँ पे कार्रवाई चालू हो चुकी है, यहाँ पे अभी कार्रवाई चालू नहीं हुई है। दोनों ही केस में बोल रहे हैं जो पर्सन है जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो बोला जा रहा है कि आप कार्रवाई शुरू होने से पहले या कार्रवाई शुरू होने के बाद भी, पर कार्रवाई कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। मतलब यहाँ पे अगर कार्रवाई एक बार कंप्लीट हो गई फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगर फिर कोर्ट का डिसीजन आया है कि इसको 2 साल के लिए जेल में डाल दो, तो फिर 2 साल के लिए जेल में डालना ही पड़ेगा आपको। क्लियर। तो टाइमिंग अच्छे से ध्यान रख लेना, भले ही कोर्ट की कार्रवाई चालू हो गई हो, भले ही कोर्ट की कार्रवाई अभी चालू नहीं हुई हो, दोनों ही केस में कमिश्नर के पास ये पावर है, वो आपके ऑफेंस को क्या कर सकता है, कंपाउंड कर सकता है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। क्या मतलब हुआ कंपाउंडिंग करने का, कंपाउंडिंग करने का मतलब ये हुआ कि आपको अब इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया जाएगा।
बताओ क्या बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है क्या ये? किसी को जेल होने वाली है और उसको बोला जा रहा है कि कमिश्नर बोले उतना अमाउंट पे कर दो, आपको जेल नहीं होगी। मतलब हर स्टेप पे आप देख रहे हो, यहाँ पे बार बार आपको मौका दिया जाता है, बार बार मौका दिया जाता है। अब आप किसी भी मौके पे अगर चौका नहीं मारते हो तो फिर वो आपकी गलती। आ रही है बात समझ में? कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? फिर उसके बाद तो हम लिमिट पढ़ लेंगे यहाँ पे। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस में कब जाओगे आप? भले ही प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई हो या फिर स्टार्ट नहीं हुई हो, दोनों केस में जा सकते हैं हम। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के लिए किसको एप्लीकेशन लगाएंगे? कमिश्नर को। कमिश्नर को सही लगेगा तो वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा। एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके आपको अमाउंट बताएगा कंपाउंडिंग का। इतना अमाउंट आप पे कर दो तो आपकी जो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स है उनको क्या कर दिया जाएगा? उनको कंक्लूड कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, आपको कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। अब ये सब किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आप कितना कोऑपरेट कर रहे हो कमिश्नर के साथ। आप अगर पश्चाताप के मूड में हो तो फिर आपके ऑफेंस को कंपाउंड कर दिया जाता है, अदरवाइज तो फिर जेल में जाके सड़ना ही पड़ेगा। बोलो बच्चा फटाफट, हाँ या ना? कंसेप्ट समझ में आया क्या? कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का क्या मतलब होता है वो समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये आपका इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, अच्छे से देख लेना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एदर बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन और आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, मतलब प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई से पहले या बाद में, पर कंप्लीट हो गई तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे हम। चलो, कंपाउंडेड बाय कमिश्नर, कौन कर सकता है कंपाउंडिंग? कमिश्नर कर सकता है। कब करेगा? एक पेमेंट करना पड़ेगा। कितना पेमेंट करना पड़ेगा? कंपाउंडिंग अमाउंट का पेमेंट करना पड़ेगा, कितनी होगी वो डिसाइड करेगा कमिश्नर। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस दे रखा है। ये प्रोसेस रूल नंबर 162 से आता है। रूल नंबर वगैरह यहाँ पे याद करने की इंपॉर्टेंस नहीं है। आप एप्लीकेशन करोगे सीपीडी 01 में कमिश्नर को, सीपीडी मतलब कंपाउंडिंग। कमिश्नर क्या करेगा? 90 डेज में डिसाइड करेगा आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर रिजेक्ट करेगा तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा आपको। अगर एक्सेप्ट करेगा तो वो सीपीडी 02 में अपनी कंपाउंडिंग अमाउंट आपको लिख के दे देगा। वो कंपाउंडिंग अमाउंट आपको 30 दिन में पे करनी होगी। अगर 30 दिन में आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो वो कंपाउंडिंग ऑर्डर को वॉइड मान लिया जाएगा, मतलब दोबारा चलो जेल की हवा खाने के लिए। क्लियर? अप्लाई करना है कमिश्नर को सीपीडी 1 में। कमिश्नर 90 डेज में आपको कंपाउंडिंग अमाउंट बता देगा, 30 दिन में जमा करा देना। 30 दिन में जमा नहीं कराया तो फिर कंपाउंडिंग का प्रोसेस खत्म हो जाएगा और इम्प्रिजनमेंट की कार्रवाई चालू हो जाएगी। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ केस में आपकी कंपाउंडिंग करना इज इम्पॉसिबल, मतलब पॉसिबल नहीं है। ऐसे कौन कौन से केस है वो आपको याद रखने। ऐसे कौन कौन से केस है जहां पे आपको कोई कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा? तो ऐसे केस है, पहला, अ पर्सन हु हैज बीन अलाउड टू कंपाउंड वंस, मतलब एक बार आपकी कंपाउंडिंग कर दी थी। अब कंपाउंडिंग करने का मतलब क्या होता है? ऑफिसर कमिश्नर आपकी ऑफेंस को कंपाउंड क्यों करता है? उसको लगता है कि चलो आपसे गलती हो गई और आप इस गलती को एक्सेप्ट भी कर रहे हो और अब आप ये बोल रहे हो कि आगे से नहीं होगी, है ना? कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है। ऐसा तो नहीं है कोई पर्सन बोलेगा अभी तो कंपाउंडिंग करो, अब अगली बार गलती करेंगे तब सोचेंगे, तब इम्प्रिजनमेंट कर देना, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपने वादा किया होगा वहां पे, तो अब दोबारा जब आप जा रहे हो, मतलब एक बार आपका केस कंपाउंड हो चुका है ना, इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेज स्पेसिफाइड इन 132(1)A से लेके F तक, तो ऊपर के 6 पॉइंट पढ़ लेना वहां पे। एंड 132(1)L, L क्या था? L इसी की बात कर रहा था कि कमिट, अगर ये ऑफेंस कर दिए या फिर ये ऑफेंस करने की कोशिश की थी, है ना, दोनों ही केस में अगर आप सेकेंड टाइम कंपाउंडिंग के लिए जा रहे हो तो फिर आपका केस कंपाउंडिंग में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा, अ पर्सन हु हैज बीन अलाउड टू कंपाउंड वंस इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अदर देन दे इन क्लोज ए, मतलब क्लोज ए के अलावा वाले जो ऑफेंस हैं उनमें अगर आपकी एक बार कंपाउंडिंग हो चुकी है और कितने रुपए का मैटर था वो? 1 करोड़ से ज्यादा का, तो ऐसे केस में आपकी दोबारा कंपाउंडिंग नहीं की जाएगी। थर्ड, पर्सन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस which is also an offense under any other law for the time being in force,
देखो इस एक्ट में अगर कोई ऑफेंस माना गया है और सेम ऑफेंस किसी अदर एक्ट में भी, एनी अदर लॉ, मतलब मान लेते हैं एक ऑफेंस आपने किया है जो इनकम टैक्स में भी ऑफेंस है और जीएसटी लॉ में भी ऑफेंस है, इसकी कंपाउंडिंग नहीं कर सकता जीएसटी ऑफिसर। क्यों नहीं कर सकता, आप खुद सोच के देख लो। ठीक है, क्योंकि जेल की कार्रवाई तो दोनों जगह है ना, जीएसटी ऑफिसर कहां से माफ कर देगा उसको। ठीक है, जीएसटी ऑफिसर उसकी जेल की कार्रवाई माफ नहीं कर सकता इस केस में। चलो जी नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ फॉरेन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट बाय ए कोर्ट। इसका मतलब क्या, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके बाद, अ पर्सन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन 132(1) जी जे के। ठीक है, अगर कोई पर्सन है जो कि इन ऑफेंस में कवर्ड है जी जे के, तो फिर उसका कंपाउंडिंग पॉसिबल नहीं है। और लास्ट आता है एनी अदर क्लास ऑफ पर्सन और ऑफेंस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे और भी किसी को प्रिस्क्राइब कर सकती है, उनकी भी कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगी। ओके नेक्स्ट, बोल रहे कंपाउंडिंग से बाकी किसी प्रोसीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब पेनल्टी प्रोसीडिंग्स है वो वैसी रहेगी, कंपाउंडिंग की जा रही है यहाँ पे ऑफेंस की, मतलब आपकी इंप्रिजनमेंट की कार्रवाई को रोका जा रहा है, बाकी कार्रवाई नहीं रुक रही, यहाँ पे पेनल्टी देनी है वो देनी है। और बोला जा रहा है टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं दोगे तब तक कंपाउंडिंग पॉसिबल नहीं है, कंपाउंडिंग करवानी है तो पहले टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जमा करा दो सारी की सारी। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट आता है कितनी कंपाउंडिंग मांगेगा, कितनी कंपाउंडिंग अमाउंट ली जाएगी कमिश्नर के द्वारा। तो यहाँ पे अगेन अमाउंट फिक्स नहीं है, मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट आपको दे रखी है। मिनिमम कितनी है, 50% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हाइयर, मतलब मिनिमम 10,000 रुपए तो लिए ही जाएंगे आपसे। तो देखो इस तरीके से याद कर लेना, मिनिमम 10,000 रुपए लिए जाएंगे और मैक्सिमम कितने लिए जाएंगे, 30,000 रुपए। ठीक है, मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 30,000, ये तो अमाउंट फिक्स हो गई। या फिर मिनिमम 50% ऑफ टैक्स और मैक्सिमम 150% ऑफ टैक्स, ये आपसे अमाउंट ली जाएगी। मतलब 50% और 10,000 में से जो ज्यादा है वो तो आपका मिनिमम अमाउंट होगा। चलो मैं आपको पूछ लेता हूं, मान लेते हैं आपने टैक्स इवेजन किया है, 2 बार बता देना मुझे, आपने मान लेते हैं टैक्स इवेजन किया है 15,000 रुपए का, और मान लेते हैं आपने टैक्स इवेजन किया है 5,00,000 रुपए का। चलो बताओ मुझे, अगर आपने 15,000 रुपए का टैक्स इवेजन किया है तो आप पे कितनी, करो कैलकुलेट, कितनी कंपाउंडिंग ऑफेंस, कंपाउंडिंग की अमाउंट लगाई जा सकती है यहाँ पे। मिनिमम क्या होगा, देखो टैक्स इवेजन का 50% और ये, तो ये तो 10,000 तो मिनिमम में आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा बताओ, 15,000 का 150% ना, 15,000 का 150% कितना होता है, 22,500 होता है, पर यहाँ पे आएगा 30,000। ठीक है, और 5,00,000 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5 लाख, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7.5 लाख। तो जी, और ये भी ध्यान रखना, ये 10 और 30 की जो अमाउंट है ये है कि इतने से नॉट लेस देन, इससे कम नहीं होगा, मतलब मिनिमम 10,000 30,000 तो है ही है यहाँ पे। और लास्ट पॉइंट पे और आ जाओ, लास्ट पॉइंट बोल रहा है ऑन पेमेंट ऑफ सच कंपाउंडिंग अमाउंट as may be determined by commissioner, no further proceeding shall be initiated under this act against the accused person in respect of the same offence, and any criminal proceeding if already initiated in respect of the said offence shall stand abated। अगर कंपाउंडिंग अमाउंट दे दोगे तो वो कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो जाएगी, और ऑलरेडी स्टार्ट हो रखी है तो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, पर कोर्ट का फैसला आ गया तो फिर कंपाउंडिंग करना पॉसिबल नहीं होगा। लो जी, सारे प्रोविजंस खत्म हो चुके हैं।
अब अभी कोई माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो अभी पूछ लो, अदरवाइज बाद में अच्छे से इसको स्टडी कर लेना, और फिर कोई डाउट है तो बाद में डिस्कस कर लेना। एक बार फटाफट से ओके या फिर थम्स अप दिखा दीजिए, ताकि नोट्स तो भेज चुका हूं ना ऑलरेडी मैं आपको, नोट्स जाके चेक करो, ऑलरेडी सेंट। बस देखो, सीजीएसटी के अंदर आपका ये जो चैप्टर है ये लगभग लगभग लास्ट चैप्टर है। इसके बाद कुछ छोटे मोटे प्रोविजंस आएंगे, जैसे कोई जॉब वर्क का टॉपिक है या कोई एंटी प्रॉफिटरिंग का टॉपिक है। ठीक है, तो सीजीएसटी में तो लास्ट है। इसके अलावा एक आपका एक एग्जामिशन का चैप्टर है, वो करवाना है। तो सीजीएसटी तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आप आईजीएसटी एक्ट पढ़ोगे। तो आईजीएसटी एक्ट आपको पता है बड़ा नहीं है, उसमें केवल मेनली तो प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन ही पढ़ने होते हैं हमें, है ना। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे सेक्शंस और होते हैं। और उसके बाद आपको एक कंपनसेशन सेस एक्ट पढ़ना है। तो कुछ ज्यादा नहीं बचा हुआ, आपका जीएसटी का सिलेबस लगभग लगभग खत्म होने वाला है इसी मंथ में। ठीक है, तो इस क्लास को करते हैं अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।